हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी विद सुमित्रा। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है एनसीईआरटी रिवीजन, और उसी के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं हम अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। यूपीएससी के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एक परिचय, यानी जो यूपीएससी में जो इकोनॉमिक्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, या फिर नॉर्मल जो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग होती है वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, यानी अर्थशास्त्र है वह एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। यानी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में कई नई व्याख्याएं जुड़ गई है, जिसमें राजस्व, रेवेन्यू, जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग इत्यादि का अध्ययन भी शामिल है। यानी हम इन सब के बारे में पहले उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे और उसके बाद राजस्व, जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय और बैंकिंग के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानते। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आइकोस और दूसरा है नोमास। आइकोस का अर्थ होता है घरेलू और नोमास का अर्थ होता है प्रबंध, यानी आइकोनोमिया। आइकोस प्लस नोमास से बना आइकोनोमिया, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वानों के मत, यानी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी है, डेफिनेशंस दी है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल का। मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन अर्थशास्त्र है। यानी अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का, यानी हम एक दिन में कितना खर्च करते हैं, कितना कमाते हैं, इन सब का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वह दी है एडम स्मिथ ने, जिसे अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या दिया, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा साइंस है जिसके अंतर्गत हम धन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है अल्फ्रेड मार्शल ने दूसरी डेफिनेशन दी थी, अपनी ही डेफिनेशन को चेंज करके अल्फ्रेड मार्शल ने किसको एक दूसरी ही डेफिनेशन दी है। अल्फ्रेड मार्शल ने परिभाषा को पूर्ण विस्तृत करते हुए, यानी उन्होंने पहले वाली डेफिनेशन को और भी विस्तृत करते हुए कहा, अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ साथ कल्याण का विज्ञान है। उसके बाद एक अर्थशास्त्री आते हैं सैमुअलसन, जिन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी, अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मनुष्य का विकास होता है। उसके बाद है विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। यानी इन सब जितने भी अर्थशास्त्री हैं, इन सब की डेफिनेशंस को मिलाने के बाद एक ऐसी डेफिनेशन बनती है जो इस प्रकार है, यानी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमती है और जिसके माध्यम से विकास, कल्याण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं।
यानी अभी तो पहले हमने विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री है उन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है उनके बारे में पढ़ा था। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है। यानी एक बहुत सारे देशों ने मिलके इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन तैयार की है और वो डेफिनेशन क्या है हम पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, जिसमें फर्स्ट है अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार कर सकता है। यानी अर्थशास्त्र में हम यह सीखते हैं कि हम किस प्रकार दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके मूल्यवान उत्पाद तैयार करें। और अर्थशास्त्र की जो सेकंड डेफिनेशन है इंटरनेशनल लेवल पर वह यह है कि व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती है और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे जैसा कि मैंने बताया था कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का फादर भी कहा जाता है। एडम स्मिथ के बारे में पढ़ते हैं। एडम स्मिथ कब से कब तक थे? 1723 से 1790 को तक। यानी 1723 में इनका जन्म हुआ और 1790 में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। यानी इतनी कम उम्र में इन्होंने अर्थशास्त्र पर बहुत ही गहन अध्ययन किया था। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेस ऑफ द वेल्थ एंड नेशंस, यानी इस पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जो इन्होंने 1776 में लिखी थी। से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र क्लासिकल इकोनॉमिक का उद्भव माना जाता है। यानी जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र है उसका उद्भव एडम स्मिथ की पुस्तक से ही माना जाता है। अब है अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और इसका कला के रूप में उपयोग होता है, ये भी पढ़ा है। अब विज्ञान के रूप में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। दूसरा है पूर्व अनुमान पर आधारित विभिन्न नियमों पूर्व अनुमान पर आधारित। थर्ड है विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन। फोर्थ है कारण प्रभाव संबंध की व्याख्या। अब एक कला के रूप में देखते हैं दैनिक जीवन से संबंधित, व्यवहारिकता से संबंधित, कार्य कुशलता से लक्ष्य पूर्ति, दैनिक जीवन के कलात्मक संबंध। आगे है प्रोफेसर सैमुअल्सन, जिनके बारे में अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जिनकी अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। यानी प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या कहा था? इकोनॉमिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स, द न्यूएस्ट ऑफ साइंस एंड इंडीड ऑफ द क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किस अर्थशास्त्री ने इस अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की रानी कहा था? तो उसका आंसर होता है प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। आगे है अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, जिसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के सिद्धांत, जो 1890 में लिखी गई है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। सेकंड है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस,
जो 1932 में लिखी है रॉबिन्स नामक अर्थशास्त्री द्वारा। एंड थर्ड है द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, J.M. कीन्स द्वारा लिखी गई है। ये सभी बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। और आगे पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का हमारे जीवन में या सैद्धांतिक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर किस प्रकार महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे हम अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व। अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व में पहला पॉइंट आ जाता है ज्ञान में वृद्धि। अर्थशास्त्र से ज्ञान में वृद्धि होती। सेकंड आ जाता है सिद्धांतों में वृद्धि। थर्ड है तर्क शक्ति में वृद्धि। फोर्थ है विश्लेषण में वृद्धि। एंड अगला है कल्याण में वृद्धि। और लास्ट है अन्य शास्त्रों के संबंध में ज्ञान। अब अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व। उत्पादकों को लाभ, श्रमिकों को लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ, व्यापारियों को लाभ, राजनीतिज्ञों को लाभ, प्रबंधकों को लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, वैज्ञानिकों को लाभ, सरकार को लाभ। अब है आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की क्रियाएं, इन्हें अर्थव्यवस्था की क्रियाएं भी कहा जाता है। वर्किंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें पहला है उत्पादन, प्रोडक्शन। सेकंड है उपभोग, कंजप्शन। एंड थर्ड है विनिमय, एक्सचेंज। एंड फोर्थ है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फिफ्थ है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। अब आता है अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी पहली है माइक्रो एंड दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों, इकोनॉमिक यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ थे, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी आर्थिक इकाइयों से संबंधित आर्थिक समस्याओं एवं आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता। यस, व्यष्टि अर्थव्यवस्था आर्थिक मानव के व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करती है। आर्थिक मानव के व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करती है। आर्थिक मानव की आवश्यकताएं, उत्पादन को प्रेरित करने वाले तत्वों तथा बाजार से उसके संबंध का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। साथ ही उद्यमी व उपभोक्ता से संबंधित मांग व आपूर्ति के नियमों का विश्लेषण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब है आगे, स्पष्ट रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग व आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना है तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है। अब आते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक, जिसमें पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, सेकंड है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और थर्ड है कीमत सिद्धांत। अब लास्ट पढ़ते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में।
समष्टि अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र की जो दूसरी ब्रांच है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है समष्टि अर्थशास्त्र, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते चलिए। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसके क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी तथा अन्योन्याश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति के प्रयास भी सम्मिलित है। इसमें देखिए राष्ट्रीय आय आपके यूपीएससी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो राष्ट्रीय आय के बारे में हम आगे संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास व अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है। यह बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मुद्रा तथा राजकोषीय नीति जैसे व्यापक विषयों की व्याख्या के द्वारा इन तत्वों के का अर्थव्यवस्था के संतुलन से संबंध स्थापित करता है। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एनसीईआरटी से रिलेटेड या फिर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट अपने चैनल पर चढ़ाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले से ही आ जाए। जय हिंद।